आज हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस जो कि किसी भी सेल की कंट्रोलिंग बॉडी है, राइट। न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता बच्चों, है ना। हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे, और अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा। तो अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस है तो हम आज तक उसे प्रोकैरियोट बोलते आए हैं, और अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है तो हमने उसे यूकैरियोट बोला है, राइट। ये तो एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसके पास एक प्रॉपर एक ट्रू न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसके पास एक प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, राइट। तो न्यूक्लियस होना नहीं होना ये सेल को डिफाइन करता है आपका सेल कैसे होगा। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831, और तब से हम इसे एक कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, राइट। कई ऐसे भी सेल्स हैं या ऐसे भी टिश्यूज़ हैं जिनके पास मैच्योरिटी के समय न्यूक्लियस नहीं होता। जब वो यंग स्टेज में होते हैं या जब वो डेवलप हुए हैं, जब वो बने हैं, तब उनके पास न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन जब वो मैच्योर हो चुके हैं तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं दिखता। जैसे सीव ट्यूब्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इनके पास हमें मैच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस विजुअलाइज नहीं होगा। सीव ट्यूब, वास्कुलर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनके सीव ट्यूब्स में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखता। एनिमल सेल्स के आरबीसीज में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, जबकि यंग स्टेज में होता है, बट अपॉन मेच्योरिटी दे स्टार्ट लैकिंग द न्यूक्लियस, देयर न्यूक्लियस गेट्स डीजनरेट एंड दे लैक द न्यूक्लियस इन मेच्योर स्टेट। अगर एक टिपिकल न्यूक्लियस की मैं बात करूं कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो किसी भी न्यूक्लियस में बेसिक लेवल पे एक आउटर बाउंड्री होगी और एक इनर बाउंड्री होगी। तो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दिस स्पेस, you can notice that there is a space around in between the two membranes, rather there is a space between both the membranes that is called as perinuclear space, और ये perinuclear space लगभग 10 to 20 नैनोमीटर की है। This is basically perinuclear space, और perinuclear space 10 to 20 नैनोमीटर की है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कहीं कहीं पर डिसकंटिन्यूटी है, और उस डिसकंटिन्यूटी में कुछ पोर्स हैं, ठीक है बेटा। अगर हमारे न्यूक्लियस को हम ध्यान से देखें तो देयर विल बी सम पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियर पोर्स चीज़ों को एक्सचेंज करने में मदद करेंगे, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी फ्लेक्सिबल है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काम नहीं करती, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों को आना और जाना थोड़ा सा मुश्किल सा फील होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ न्यूक्लियर पोर्स रखे हुए हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स की मदद से चीज़ें अंदर बाहर आ सकती हैं। और कैसे एक्सचेंज हो सकता है, मतलब सब्सटेंसेस का एक्सचेंज न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस का लिक्विड पोर्शन, और साइटोप्लाज्म आप जानते हैं साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं बेटा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। राइबोसोम्स एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स कौन बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा। न्यूक्लियस के अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये राइबोसोम्स को बनाने में मदद करेगा, राइट। इसके अलावा राइबोसोम्स को बनाने के लिए मुझे आरएनए की ज़रूरत है, टीआरएनए की ज़रूरत है, अमीनो एसिड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का लिक्विड मटेरियल से एक्सचेंज होगा साइटोप्लाज्म की तरफ। देयर इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो हियर, एक लंबा सा धागा है यहाँ पे जो कि उलझा हुआ सा है, ये आपस में एक उलझा हुआ थ्रेड है, इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। दिस entangled mass of
thread is known as chromatin। पर बच्चों ध्यान रखिए, न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर आपको क्या हमेशा दिख सकता है? ये क्रोमैटिन क्या आपको हमेशा दिख सकता है? नहीं। आपको अगर न्यूक्लियस देखना है तो तब देखिए जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। अगर आपने सेल को उसके डिवीजन स्टेट में देखा, मतलब जब आपका सेल डिवाइड कर रहा है, तब अगर आप न्यूक्लियस के शेप को, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर शेप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। कारण पता है क्या है? ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्म ले चुका होगा। नॉर्मली सेल को देखेंगे बेटा तो क्रोमैटिन ही दिखेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। मतलब ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर ये किसका फॉर्म ले लेता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शेप एकदम अलग होता है, उसकी भी बात हम करेंगे। फिलहाल हम क्रोमैटिन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो एक उलझे हुए धागे के फॉर्म में है, ये क्रोमैटिन मटेरियल आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तब प्रेजेंट है, तब दिखाई देगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन जब सेल डिवीजन फेज में है तो न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। इज दिस क्लियर? तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, या पोर को भी स्टेबलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें हम न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। वी कॉल इट एज न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एक लेबलिंग मैं कम कर रही हूँ, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सो इट इज़ न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के आसपास जो पोर्स हैं उन पोर्स को स्टेबलाइज करके रखने में मदद करता है। आई होप टिल सो फार इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। क्रोमैटिन मटेरियल की बात अगर हम करें तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमैटिन मटेरियल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ पे ये क्रोमैटिन मटेरियल देखिए ज़रा कितना उलझा हुआ इंटैंगल्ड मास के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसे स्टेन करके देखेंगे तो जब भी आप इस क्रोमैटिन मटेरियल को स्टेन करते हैं, ये आधा हिस्सा इसका कुछ अलग तरीके से कलर अब्जॉर्ब करेगा और आधा हिस्सा इसका कुछ अलग तरीके से कलर को अब्जॉर्ब करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसे फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, और उन्होंने इस क्रोमैटिन को डिवाइड किया था इनटू टू। वन इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड अनदर इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। एक हेटेरोक्रोमैटिन है और एक ट्रू क्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की डिस्क्रिप्शन है और इन दोनों को हमने स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे अलग अलग किया है। एक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है जो बहुत इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और एक ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। बाद में इसके बारे में हम फिर से डिस्कशन करेंगे। There is a rounded body in the cell which is called as nucleoli, और न्यूक्लियोलाई का डिस्क्रिप्शन हमें फोंटाना ने दिया था। न्यूक्लियोलाई जो कि किसी सेल के अंदर राइबोसोम्स की फैक्ट्री माने जाते हैं, इन्हें हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे राइबोसोम्स को बना सकते हैं। दिस इज़ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स को बना कर भेजते हैं और मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके जब ये राइबोसोम बाहर आते हैं तो ये अटैच हो जाते हैं विद द ईआर से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोलस कितने होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, डिपेंड्स अपॉन नीड ऑफ सेल। आपके सेल को कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, उसके बेसिस पे न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस डिपेंड करते हैं। ये आरआरएनए का सिंथेसिस करेंगे और इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो दे आर मेम्ब्रेन लेस। क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन दोनों थ्रेड्स हैं और इन दोनों थ्रेड्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे सेल के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी हैं, जिन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा डीएनए या जो क्रोमैटिन है दैट इज़ पैक्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स और हिस्टोन प्रोटीन along with non-histone proteins।
So it is packed with the help of histones, let it be histones and non-histones प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स तो बेसिक प्रोटीन्स हैं बच्चों, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इनके कॉम्बिनेशन के साथ हमारा क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन जब भी आप देखेंगे आपको इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे। एक कॉम्प्लेक्स होता है ये, जिस कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत हमें डीएनए को पैक करने के लिए होती है, क्योंकि डीएनए बहुत आसानी से तो न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकता। डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करने के लिए हम एक बॉल लेते हैं, अमीनो एसिड्स की एक बॉल ली जाती है। उस बॉल पे इस क्रोमैटिन मटेरियल को बाकायदा रैप अराउंड किया जाता है और फिर इसे न्यूक्लियस में पैक कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन आर फाउंड इन आवर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर एनवेलप के 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, वन इज आउटर वन इज इनर मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर पोर्स होंगे, जिन पोर्स की मदद से हम सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करते हैं। देयर विल बी अ पोर असेंबली, देयर विल बी अ पोर कॉम्प्लेक्स, जो हमारे न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करेगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसे कैरियोप्लाज्म नाम भी दिया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का एक दूसरा नाम कैरियोप्लाज्म भी है। कैरियो टर्म हम हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं, तो रिमेंबर दैट। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरआरएनए। लूज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स है विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन, वी टॉक्ड अबाउट इट। क्रोमैटिन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर। पैकिंग के लिए वी नीड हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। देन डिवीजन के टाइम पे यही क्रोमैटिन मटेरियल टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम। इस तरीके से ये क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। ये क्रोमोसोम है, और मेटाफेजिक क्रोमोसोम, जो याद रखना बेटा, हम जो नॉर्मली क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं ना, बुक्स में जो क्रोमोसोम का शेप दिया हुआ होता है वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है क्रोमोसोम का, ये दोनों ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। और इसके ऊपर हमारे जो क्रोमोसोम है उसमें आर्म्स हैं, जिन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। दिस इज आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम क्रोमैटिड का नाम देते हैं।